मेरा नाम है उज्ज्वलानंद जैन। मैकेनिकल साथी में आपका स्वागत है। ये मेरा कुछ इंट्रोडक्शन है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट RAC, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो ये सब्जेक्ट एकदम बड़ा नहीं है, छोटा है, ठीक है। बट यहाँ से क्वेश्चंस 2 या 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर 100 नंबर का कोई टेक्निकल पोर्शन आ रहा है तो 3 या 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने मिल जाएंगे। अभी इससे पहले हमारा थर्मोडायनेमिक्स वीडियो चल ही रहे हैं, तो उसके साथ ये सब्जेक्ट मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि इसमें कई कॉन्सेप्ट थर्मोडायनेमिक्स के भी यूज़ होंगे, ठीक है। तो इसको थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट से भी समझ आ जाएगा आपको, क्योंकि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है या पावर प्लांट है या आईसी इंजन है, ये एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। हम जो पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, वो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स है, उसका एप्लीकेशन ये 3 सब्जेक्ट में हमको आमतौर पर देखने मिलते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेफ्रिजरेशन पोर्शन को। जैसे ही रेफ्रिजरेशन पोर्शन खत्म होगा उसके बाद हम एयर कंडीशनिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बताता हूँ कि रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग, इन दोनों सिस्टम पे फ़र्क क्या है, कि हम किसको रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहेंगे और किसको एयर कंडीशनिंग सिस्टम कहेंगे। देखिए, जो सिस्टम है वो सेम है, ठीक है, बट जो उनका बेसिक डिफरेंस है वो है कि देखो, रेफ्रिजरेशन पे आपको बस एक काम करना है कि आपका जो स्पेस है उसको एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के कंपेयर में टेम्परेचर को कम रखना है। फॉर एग्जांपल, अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 25 डिग्री है तो आपका जो रेफ्रिजरेशन स्पेस है, रेफ्रिजरेंट स्पेस जहाँ पे है, जहाँ पे आप हो, उसको आपको 25 डिग्री से कम रखना है, ठीक है। तो ये है रेफ्रिजरेशन। बट एयर कंडीशनिंग एक ब्रॉडर चीज़ है। एयर कंडीशनिंग में आपको सिर्फ टेम्परेचर कम नहीं रखना है या टेम्परेचर रिलेटिवली चेंज नहीं करना है, आपको टेम्परेचर के साथ साथ जो एयर की क्वालिटी है उसको भी आपको देखना है। एयर की क्वालिटी को भी आपको चेक करना है। एयर जो आपकी एसी, एयर कंडीशनिंग जो आपके घर में अगर एसी लगा होगा तो एयर की स्पीड में रूम पे आएगी। अब बहुत तेज आई तो पता चला आप तो उड़ गए, रूम खाली रह गया, समझ गए। तो स्पीड भी आपको कंट्रोल करनी है, एयर का टेम्परेचर भी आपको कंट्रोल करना है, एयर की ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल करनी है और एयर की प्योरिटी भी कंट्रोल करनी है। मान लीजिए आपने प्योरिटी पे ध्यान नहीं दिया, फिल्टर्स जो लगे होते हैं एयर, अगर आपने कभी एसी रिपेयर होगा तो उसमें फिल्टर्स लगे होते हैं, वो प्योरिफिकेशन के लिए है। पता चला आप एसी ऑन किए, धूल वाली पूरी एयर अंदर आ गई और आप सफोकेशन में मर गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साइंटिफिकली अगर आप देखेंगे तो चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ये आप लाइफ में अपने देखते ही हैं। तो उसको स्टार्ट करते हैं हम। इसमें इंट्रोडक्शन इसका RAC का। तो सबसे पहले हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, ये मैकेनिकल साथी का टेलीग्राम ग्रुप है, जिसको भी अगर ज्वाइन करना हो तो इस QR कोड से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो देखिए, सबसे पहले रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है, हम स्टार्ट करने वाले रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो देखिए, सबसे पहले आप डालेंगे हेड, जो छोटे छोटे जो डेफिनेशंस हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर देखेंगे और अलग अलग इसके टाइप्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो देखिए, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का डेफिनेशन है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्पेस, ठीक है। इट इज द अमाउंट ऑफ द हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्पेस टू कीप द टेम्परेचर ऑफ द स्पेस बिलो द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। क्या बोला मैंने? अमाउंट ऑफ हीट extracted from the refrigeration space to keep its temperature below the atmospheric temperature.
ठीक है, इसका मतलब देखिए फॉर एग्जांपल जो आपका फ्रिज है वो एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, तो आपका जो फ्रिज है जो अंदर का पोर्शन है वो है रेफ्रिजरेशन स्पेस, वो है रेफ्रिजरेशन स्पेस। अगर उसको आप नोटिस करेंगे तो उस जैसे कि आपने वाटर रखा, उसको आपको आइस में कन्वर्ट करना है, तो उससे जो हीट निकलेगी ताकि उसको आइस में कन्वर्ट कर सकें हम, तो वो जो हीट हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उस स्पेस से, वो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है हमारा। सिंपल में फ्रिज से जो ठंडा करने के लिए आपको उस सब्सटेंस से हीट निकालनी पड़ेगी उस स्पेस से, उसको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोलते हैं। अब एक और टर्म आता है रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट वो क्या होता है देख लेते हैं। रेफ्रिजरेंट देखिए ये क्या है, इट इज द वर्किंग fluid which flows in the system। जो भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है उसमें एक वर्किंग फ्लूइड है जो अपना फेस चेंज करती है, कुछ जगह पे फेस चेंज करेगी, कुछ जगह पे फेस चेंज नहीं भी होगा, ठीक है। तो रेफ्रिजरेंट वो वर्किंग फ्लूइड है जो उस सिस्टम पे घूमती रहेगी। फॉर एग्जांपल आपने फ्रिज देखा होगा तो आपने सुना होगा कि कई बार फ्रिज खुला रहेगा, या अगर पीछे से गैस उसकी लीक हो गई फ्रिज की, तो आप आते हैं और रेफ्रिजरेटर उसमें फिल करते हैं, तो वो रेफ्रिजरेटर जो है वो रेफ्रिजरेंट ही है जो उस फ्रिज में सर्कुलेट करेगी और आपको ठंडा देगी स्पेस में, रेफ्रिजरेंट स्पेस में आपको ठंडा मिलेगा। तो वो किस लिए मिलता है, रेफ्रिजरेंट के कारण। देखिए रेफ्रिजरेंट को हम डिटेल में पढ़ेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी और इसके अलग अलग प्रॉपर्टीज़, उसके बाद अलग चैप्टर है, ठीक है। तो वहाँ हम डिटेल में रेफ्रिजरेंट क्या होता है पूरा अच्छे से समझ जाएंगे, प्राइमरी सेकेंडरी और डिफरेंट उसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें रेफ्रिजरेशन सिस्टम में आपको एक चीज़ समझ आ गया कि इसके जो भी सिस्टम होंगे, जो कि रेफ्रिजरेटर और हीट पंप है, जो कि रेफ्रिजरेंट सिस्टम के जो टाइप है, एक रेफ्रिजरेटर जो अपने घर में फ्रिज होता है और एक होता है हीट पंप। दोनों में क्या फ़र्क है वो हम एक बार हमने थर्मोडायनामिक्स में डिराइव किया, पर यहाँ पे भी उसको एक बार हम अच्छे से जल्दी से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ठीक है, ये मान लीजिए ठीक है, ये आपका वो है, ये साइक्लिक डिवाइस है, ठीक है। ये एक सिस्टम है आपका, मान लीजिए टी हायर है एंड दिस इज टी लोअर, यहाँ से क्यू लोअर गई, क्यू हायर गई और आपने वर्क इनपुट दिया है। अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं डायग्राम क्लॉशेस स्टेटमेंट का ही है। क्लॉशेस स्टेटमेंट में भी हमने ऐसे ही डायग्राम बनाया था, ठीक है। तो हमने उस टाइम भी नोटिस किया था कि वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस क्लॉशेस स्टेटमेंट पे डिपेंडेंट है और वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस हीट इंजन हमने पढ़ा था केल्विन से, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया है, एक बार और मैं लिख लेता हूँ। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेंट क्या है, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेंट जब आप बैठे होंगे लो टेम्परेचर वाले रिजर्वायर के पास, ठीक है, तो अगर रिवर्सिबल है, ठीक है, ये अगर रिवर्सिबल है रेफ्रिजरेंट, अगर रिवर्सिबल है तो क्या होगा, टी लोअर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर। सीओपी इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, सीओपी इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो कि होता है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, ठीक है। तो डिजायर्ड इफेक्ट रेफ्रिजरेंट के केस में, रेफ्रिजरेटर जब है, जब हम यहाँ बैठे हैं, ये किसके लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। यहाँ बैठे हैं तो ये फॉर्मूला होगा सीओपी ऑफ हीट पंप टी हायर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर। हम कहाँ बैठे होंगे, यहाँ पे, ये किसके लिए, हीट पंप के लिए। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या रेफ्रिजरेटर और हीट पंप का डिवाइस
अलग अलग होता है क्या? तो देखिए नहीं, सेम डिवाइस हीट पंप के जैसा भी काम कर सकता है, रेफ्रिजरेटर के काम जैसा भी काम कर सकता है। सिर्फ ये है कि आप इफेक्ट कहाँ कंसीडर करना चाहते हैं, डिजायर्ड इफेक्ट। क्या आप लो टेम्परेचर रिजर्वायर में बैठना चाह रहे हैं या हाई टेम्परेचर पे अपना इफेक्ट कंसीडर करना चाह रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ से हमारे एक फॉर्मूला आता था, याद होगा अगर आपको, COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। एक और फॉर्मूला आपको यहाँ लिखना है, 1 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ मैक्सिमम। मैं आपको बताऊंगा भी ये क्या हमने लिखा है, पहले आप ये लिख लीजिए। ओके, तो देखिए एफिशिएंसी ऑफ मैक्सिमम मतलब क्या? एफिशिएंसी ऑफ मैक्सिमम होती है कार्नोट की एफिशिएंसी। ठीक है, अगर हीट पंप, रेफ्रिजरेटर और रिवर्सिबल हीट इंजन, ये अगर तीनों सेम टेम्परेचर लिमिट में काम कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला वैलिड होगा। ये फॉर्मूला वैलिड कब होगा? वैलिड व्हेन वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट। आप समझिए, एग्जाम्पल, ये फॉर्मूला कैसे वैलिड होगा मैं आपको बता रहा हूं। एग्जाम्पल, अगर T हायर 300 केल्विन है मान लीजिए, एंड T लोअर इज मान लीजिए 200 केल्विन है। ठीक है, सिंपली कोई दिक्कत नहीं है चीज़ में। तो अब देखिए यहाँ पे अब हम निकालेंगे, क्योंकि देखिए लिमिट, टेम्परेचर लिमिट विल बी सेम, T हायर एंड T लोअर तीनों केस के लिए। COP ऑफ, चाहे हीट पंप कंसिडर करिए या रेफ्रिजरेटर या रिवर्सिबल हीट इंजन दैट इज कार्नोट इंजन। ठीक है, तो पहले COP ऑफ हम निकालते हैं यहाँ से हीट पंप, तो T हायर अपॉन T हायर माइनस T लोअर। तो देखिए T हायर कितना है? 300, T हायर 300 माइनस T लोअर 200, so this is 300 upon 100 that is 3। अब COP ऑफ रेफ्रिजरेटर निकालिए, वो क्या होता है? T लोअर अपॉन T हायर माइनस T लोअर इज इक्वल टू, T लोअर कितना है? 200, T हायर 300 माइनस T लोअर 200, so this is 200 अपॉन 100, this is 2। अब यहाँ पे निकाली एफिशिएंसी ऑफ मैक्सिमम, दैट इज क्या होता है? 1 माइनस T लोअर अपॉन T हायर। ठीक है, ये कार्नोट साइकिल के लिए 1 माइनस T लोअर कितना है? 200 अपॉन 300, तो ये कितना हो गया? 1/3, 1/3 हो गया। 300 को इधर लेकर 100 अपॉन 300, 1/3। अब जरा इस फॉर्मूले को देखिए, इस फॉर्मूले को अब देखिए, अगर मैं ये इसमें +1 करते हैं, COP ऑफ रेफ्रिजरेंट में अगर +1 कर देते हैं आप, तो वो क्या बन जाता है? COP ऑफ हीट पंप। उसी प्रकार अगर इसका रेसिप्रोकल ले लें, क्योंकि 1 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ मैक्स है रेसिप्रोकल, तो वो भी क्या होगा? COP ऑफ हीट पंप। अब ये प्रूफ हो गया, लेकिन दोनों सेम टेम्परेचर लिमिट में होने चाहिए, जैसे कि हमने सेम टेम्परेचर तीनों केस के लिए सेम टेम्परेचर लिया है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया। अब हम पढ़ लेते हैं यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, जहाँ से भर भर के क्वेश्चन आता है। मतलब कोई भी JEE लेवल का एग्जाम होगा तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत है। ये इससे यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन से बहुत फेवरेट टॉपिक है इसका। छोटा सा एक लाइन का वैल्यूज हैं, पर उसको अलग अलग एग्जाम में अलग अलग वो पूछा, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, तो 1 TR इज टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू 3.5 किलोवाट इज इक्वल टू 210 किलो जूल पर मिनट इज इक्वल टू 50 किलो कैलोरी पर मिनट। ये आपको टेबल याद होना चाहिए,
इसको एकदम बाय हार्ट कर लीजिए, जिसको याद नहीं है, और जिनको याद है तो बहुत अच्छी बात है, पर जिसको याद अगर नहीं है तो ये आपको पता होना चाहिए। वेयर TR इज टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। ओके, TOR या TR टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन का डेफिनेशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम 1 ton of water at 0 degree centigrade to convert it into ice at 0 degree centigrade in 24 hours या 1 day। मतलब 1 टन ऑफ आइस को, सॉरी 1 टन ऑफ वाटर को जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको आपको कन्वर्ट करना है 0 डिग्री ऑफ आइस में कितने, 1 दिन के अंदर। मतलब 1 टन है, इसको आपको 0 डिग्री वाटर से 0 डिग्री आइस में कन्वर्ट करना है। तो इससे जो हीट एक्सट्रैक्ट होगी वो T ऑफ R होगी, टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन होगी। कितने दिन में? 24 डेज में, 24 आवर्स में, 24 आवर्स में, 24 घंटे के अंदर आपको 0 डिग्री ऑफ वाटर को 0 डिग्री ऑफ आइस में कन्वर्ट करना है। कितनी? 1 टन को। तो उससे जो हीट निकलेगी उसको 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। ठीक है, ओके। इसमें कंफ्यूजन जो बच्चों को होता है आमतौर पर, और कईयों को तो आज भी नहीं पता होगा ये चीज़, कि ये जो टन होता है ना, तो देखिए जो हम टन पढ़ते हैं जनरली वो 1000 kg को टन बोलते हैं आप, पर यहाँ जो टन यूज होता है ना, एक्चुअली ये शॉर्ट टन होता है। इधर शॉर्ट टन, तो इसका जो 1 टन होता है वो 907 kg होता है, याद रखना। ये 1000 kg नहीं है। जब TOR को आप डिफाइन करते हैं, तो उसमें जो 1 टन आप बोल रहे हैं ना, ये एक्चुअली 907 kg है, ये 1000 kg नहीं है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को हमने डिफाइन कर लिया, हमने यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन को डिफाइन कर लिया, हमने स्ट्रक्चर देख लिया, बेसिक्स। ठीक है, ओके। अब हम शुरू करते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है,